अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं सहरीश सलीम। नाज़रीन, आज 14 जनवरी हो चुका है। 2026 का तकरीबन पहला महीना आधा गुजर चुका है और एक और नई सुबह हमें मिली है जिसका जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कम है। अब बात करें अगर हम पाकिस्तान में आमदनी के हवाले से, तो आज पाकिस्तान का तकरीबन हर शहरी यही सवाल कर रहा है कि तनख्वाह या आमदनी आते ही ख़त्म क्यों हो जाती है। हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। उसका सवाल तल्ख है मगर वाज़ेह जवाब भी दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक आम पाकिस्तानी अपनी आमदनी का 2/3 हिस्सा सिर्फ खुराक और बिजली के बिल्स पर खर्च करने पर मजबूर है, जबकि बाकी 1/3 में तालीम और सेहत, रिहाइश और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। सूरत हाल इस हद तक संगीन हो चुकी है कि हर 4 में से एक पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और सिर्फ 6 बरस में इसमें तकरीबन 53% इजाफा हो चुका है, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में। सवाल ये है कि क्या ये महज महंगाई है या एक मुकम्मल मुआशी एमरजेंसी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद वलीद, माहिर मुआशियात भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, अगर 2/3 आमदन सिर्फ खुराक और बिजली की मद में चली जाती है तो इसके बाद जो आमदनी बचती है उसमें गुजारा करना किस तरह से पॉसिबल हो? जी बहुत शुक्रिया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो कंपोजिशन है आपकी, जो बजट डिवीजन है आपके हाउस होल्ड लेवल का, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए ख़तरनाक है कि आप जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पे एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं। अगर आप इसको पिछले सर्वे से कंपेयर करें जो कि 2018-19 में आया था, तो आपकी जो ये कंपोजिशन है ये डिग्रेड हुई है। विच मीन्स अब आपको अपनी इनकम का, एक्सपेंडिचर का ज़्यादा हिस्सा जो है वो एनर्जी पे और आपके जो फूड एक्सपेंडिचर्स हैं उस पे खर्च करना पड़ा है। क्वांटिटी उसकी इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से उसका जो एक्सपेंडिचर शेयर है वो इंक्रीज हो गया। तो अब अगर आप एक साइड पे अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और दूसरी साइड पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो मैं आपको बड़े वसूख से इस सर्वे के मुताबिक बता सकता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हुए हैं। जो सर्वाइवल की जंग है उसको लड़ना मुश्किल भी होता जा रहा है और लोग अब उस पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगा रहे हैं, विच मीन बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना वो मिशन बन चुका है। जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके एक्सपेंडिचर जो है वो कम होते जा रहे हैं, जो कि अलार्मिंग है। और अगर इस डिवीजन को आप रूरल अर्बन में लें तो अर्बन हाउस होल्ड जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा इफेक्टेड है। उनका ज़्यादा जो शेयर है एक्सपेंडिचर्स का वो फूड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर एनर्जी में देखें तो रूरल हाउस होल्ड जो है उनको ज़्यादा शेयर ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, इनकम फ्यूल पे खर्च करना पड़ता है। प्रोविंसेस में अगर चले जाएं तो आपको बलूचिस्तान, केपी के और सिंध के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ये रेशियो ज़्यादा क्रेडिट नज़र आती है, इवन साउथ पंजाब में भी। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है कि क्या अब पाकिस्तान, चूंकि आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इशारे हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने एक टेक ऑफ की स्टेज पे है और पाकिस्तान ने अपने डिफ़ॉल्ट को अवॉइड किया। अपनी जो नाजुक सूरत हाल थी मैक्रो इकोनॉमी की, आपके इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े डिटोरेट हो रहे थे, एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा था, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था, अब वो स्टेबलाइज हो गया। क्या वो निचली सतह पे माइक्रो इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो इस सर्वे के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर हम बात करें, तकरीबन 53% इजाफा हुआ है ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है जो इस मुल्क की आवाम। अगर हम बात करें तो क्या पॉलिसी मेकिंग में कहीं आपको फेलियर नज़र आता है या फिर ये कोई गुर्बत की नई शक्ल कही जा सकती है? देखिए, इसकी दो तीन सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि कीमतों का बड़ा बढ़ना, आपने देखा कि ग्लोबली कीमतें बढ़ी, पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आया, उससे हो सकता है। दूसरा आपका जो हम एग्रीकल्चर को हम एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे सके, पॉलिसीज ने एग्रीकल्चर को थोड़ा सा डिसइंसेंटिवाइज किया। आपने रियल एस्टेट को डेवलप होते देखा। आपके जो ग्रीन एरियाज थे, आपके एग्रीकल्चरल बेल्ट्स थे, वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज बन गई। लोगों की प्रायोरिटीज शिफ्ट हो रही हैं। आपकी रूरल अर्बन माइग्रेशन का इशू है। तो आपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक इंडस्ट्री का इनपुट बनाना था वो नहीं बना सके, जिसकी वजह से वहाँ रिटर्न्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का इशू है, आपके जो यील्ड है वो कम होती जा रही है, उसकी वजह से है। फिर हाउस होल्ड की अपनी जो जिस तरह से अगर आप इस सर्वे को लेबर फोर्स सर्वे के साथ लिंक करके देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बढ़ा है। बिल्कुल। हाउस होल्ड में मोस्टली हाउस होल्ड में सिर्फ एक ब्रेड अर्नर है। तो उस पर जब ज्यादा बर्डनाइज करते हैं आप,
आपने इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, फॉर्मल सेक्टर में जॉब कम है। इसी तरह से आप अगर इनोवेशन की बात करें वो भी कम है, आप अपने ट्रेडिशनल सेक्टर्स में ही जॉब को तलाश कर रहे हैं। तो जब ये सारे फैक्टर्स आप इकट्ठे करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी फूड इनसिक्योरिटी पे, आपकी जो लॉन्ग टर्म क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हैं। सीधा सीधा फैक्टर्स ये हैं, एक तो इन्फ्लेशन थी, उसको कंट्रोल तो कर लिया गया लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो दूररस इम्पैक्ट हैं, वो ट्रिकल डाउन नहीं हो पा रहे माइक्रो पे। और दूसरा क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से आपकी पर एकड़ यील्ड जो है वो भी मुतासिर है। लेकिन अगर हम बात करें, हुकूमत कोशिश करती है महंगाई कम करने की और लोगों को जिस तरह से सब्सिडी दी जाती है, कोशिश की जाती है, पैकेजेस हमने देखा। अगर हम पंजाब की बात करें तो बहुत सारे लोगों के लिए पैकेजेस निकले हैं, जैसे वो घर स्कीम थी, इसके अलावा रोज़गार स्कीम थी, ज़रूरी आलात फ़राहम किए गए हैं किसानों को, कोशिश की जाती रही है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि आमदनी जो है, जो कि शहरों में लोग रहते हैं, उनकी कम है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो से लो होता जा रहा है। जबकि आम तासुर इससे मुख्तलिफ था, कहा जाता था कि जो शहर में लोग कमाते हैं उनकी आमदनी ज़्यादा होती है गांव वालों की बनस्बत। देखिए, एक तो ये कि जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन हाउस होल्ड है, उनमें एक्सपेंडिचर में काफ़ी शेयर जो है वो रेंट का भी आ जाता है, बिल्कुल। फ्यूल के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, आपके एजुकेशन के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, आपकी जो फूड प्राइसेस हैं वो कंसिडर किया जाता है कि वो अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए ज़्यादा हैं, शहरों में ज़्यादा होती हैं। गांव में शायद चूंकि वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली कनेक्ट हैं उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होते, लेकिन ये बड़ा माइन्यूट फ़र्क है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो किस तरीके से आप अपनी जॉब का जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किस तरह से इनोवेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज जो हैं वो लेके आई जा सकती हैं, यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस चीज को शायद मिस किया गया है। अगर हुकूमत ने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, तो ये शायद मॉडल पुराना हो चुका है। अब शायद हमें प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन के साथ, एकेडेमिया को लिंक करते हुए इंडस्ट्री के साथ अब इनोवेशन की तरफ आना है, ताकि आप यूथ को नए से नए एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो प्रोवाइड कर सकें और उसको इंटीग्रेट कर सकें अपने ब्रॉडर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। तो मेरे ख्याल से इसमें हुकूमत का थोड़ा सा क्राउड आउट होना और प्राइवेट सेक्टर का लोगों का क्राउड इन होना बड़ा जरूरी है। खास तौर पे जो पैकेजेस की बात की है, पैकेजेस आपको एक शॉर्ट टर्म रिलीफ जरूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कभी भी फाइनेंशियली सस्टेनेबल हाउस होल्ड या फाइनेंशियली सस्टेनेबल इकोनॉमी का बायस नहीं बन सकते जब तक आप अपने हाउस होल्ड्स को एम्पावर नहीं करते कि वो अपना बिजनेस खुद से बनाएं, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जनरेट हो रही हो, और फिर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसमें जो है वो यूटिलाइज हो रही हो, तब जाके आप जो है वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल की तरफ चल अच्छा सकते डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरे जहन में एक और बात आ रही है कि हमने देखा आसान कर्जे फराहम किए गए थे, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल भी देखा जा रहा है। वो आसान कर्जे कारोबार के लिए दिए गए थे, लेकिन उसको और जगहों पे इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा लोग अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अब माजी में अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर 2008 और 2020 में जो एकदम से महंगाई बढ़ी थी, आपको लगता है कि अभी 2026 शुरू हो चुका है तो उनसे कुछ सीखना चाहिए था जो अभी तक उस तरह से स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है? देखिए, यही सर्वे आपको बताता है कि चूंकि हाउस होल्ड का जो ज्यादा एक्सपेंडिचर है, जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर में चली जाती है, और खास तौर पे आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उसी में चली जाती है। तो फिर आप कभी भी कर्जा लेके कोई चीज इन्वेस्ट नहीं करते या अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, आप तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहे हैं। हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूँ। जी। तो पहले हुकूमत को ये भी देखना है कि ये जो कर्जे दिए जा रहे हैं ये क्या वाकई ही इसकी जो कमर्शियल वायबिलिटी है वो है, या लोग जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग ही लड़े हैं। तो मेरे ख्याल से अभी वो सर्वाइवल की जंग लड़े हैं। इस मॉडल को थोड़ा सा अगर आप इनपुट मार्केट की तरफ ले जाएं कि वहां पे कर्जे प्रोवाइड किए जाएं और वो जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाएं, वो शायद ज्यादा इनोवेशन ड्रिवन होगा। उससे शायद आपकी इकोनॉमी ज्यादा चल सकती है। साथ में आपको रूरल हाउस होल्ड्स के लिए एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री का दर्जा देके उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाने की जरूरत है, ताकि यूथ जो है वो उस तरफ कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जो है वो रागिब हो सके, और हम जो है वो थोड़ी सी अपनी जो गजाई किल्लत तो नहीं, मैं इसको थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट कहूंगा, उसको ठीक किया जा सकता है। और आप रिसोर्सेज डेवलप करके देन अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर सकते हैं, यूजिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स। तब जाके आपकी एग्रीकल्चर जो है वो एक इंडस्ट्री का दर्जा ले सकती है, और आप अपना जो सरप्लस लेबर है फिर वहां से निकाल के इंडस्ट्री में भी ला सकते हैं। इसी चीज को अगर लेबर फोर्स सर्वे के साथ मैं लिंक करूं तो आप वहां पे भी देखते हैं
कि उधर आपकी एग्रीकल्चर में लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो हम्म। कम है। सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है जीडीपी में, और वहां पे आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स भी नहीं। बिल्कुल, अगर हम बात करें कम आमदनी की और ज़्यादा ख़र्चों की, तो घर में तकरीबन वो लोग जो काम कर सकते हैं, स्पेशली घरेलू ख़वातीन हो गई या बच्चे हो गए जो घर में रह के भी अपनी पसंद से कोई ना कोई काम कर सकते हैं। हमने देखा भी है आजकल सोशल मीडिया पे वो बच्चे जो पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं और सेल करते हैं कि उनको देख के अच्छा लगता है। उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। घरेलू सतह पर ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए क्या कोई हिकमत अमली इस तरह से तरतीब दी जा सकती है जिससे मुमकिन हो कि आमदनी जो है वो बढ़ाई जा सके? जी बिल्कुल, इस दफा का जो हाइस का सर्वे है उसमें एक क्वेश्चन गिग इकोनॉमी के बारे में भी है कि आप घर में बैठे इंटरनेट को यूज करते हुए, ई कॉमर्स को यूज करते हुए क्या क्या एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज जो है वो करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और दूसरा उस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उसका माइक्रो डेटा पॉलिसी मेकिंग में जरूर यूज होना चाहिए, खास तौर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट के पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करने के लिए। इसमें आपकी जो हाउस वाइफ्स हैं, आपकी खवातीन है, उनका बड़ा रोल है। अगर आप हुँ। उनको फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना लेते हैं तो वो आपकी लेबर फोर्स का हिस्सा बन के, क्योंकि वो 50% से ज्यादा है, तो वो अगर आपकी लेबर फोर्स में आती हैं तो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा जो इंटरनेट डिस्पैरिटीज हैं, इंटरनेट कनेक्शंस की डिस्पैरिटीज हैं, उनको भी कम करना पड़ेगा। हाउस होल्ड, ये जो सर्वे है इसमें हमने देखा कि ब्रॉडबैंड और इंटरनेट के जो कवरेज है वो काफी है, लेकिन अगर आप उसको ज्योग्राफिकल रीजन्स पे देखें तो वो शायद आपको डिस्पैरिटीज नजर आती हैं। उसमें देखना होगा। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इससे निकल के आती है, अगर आप, एक क्वेश्चन है इसमें कि हाउस होल्ड क्या सोलर पैनल ओन करता है कि नहीं करता, तो हुँ। उसमें हर 5 हाउस होल्ड में एक हाउस होल्ड जो है वो आपका सोलर पैनल ओन करता है। विच मीन कि हाउस होल्ड बिजली की प्राइसेस को थोड़ा सा हेज करने के लिए वो सोलर पैनल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने नंबर्स देखे कि वो बड़े ज्यादा नंबर है, लेकिन स्टिल अगर आप उसको उसका रेशियो जो है वो प्रोविंसेस के साथ कंपैरिजन करें तो उसमें भी आपको डिस्पैरिटीज नजर आती हैं। तो हुकूमत को थोड़ा सा ये जो इनोवेटिव मेजर्स हैं, खासतौर पे सोलर पैनल्स, जी। अगर आप इसको यूज करते हैं तो उससे शायद आप हाउस होल्ड में जो एनर्जी का रेशियो है उसको कम कर सकते हैं। और जो आपकी गिग इकोनॉमी है, जो आपका फ्रीलांसर सर्विसेज हैं, उनको भी किसी एक फॉर्मल पैराए में लाके उसको फरोग देना, खास तौर पे अपनी यूथ के लिए, और फिर उसको जो इमर्जिंग स्किल्स हैं दुनिया की उसके साथ लिंक करना, वो शायद ज़्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल। आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि बतौर एक्सपर्ट आप पॉलिसी मेकर्स को कुछ ऐसी इस्लाहात तजवीज़ दे सकते हैं जिससे फ़ौरी तौर पर वो कुछ ऐसी इक़दामात करें जिससे कम अज़ कम आमदनी के हवाले से जो है वो पूरा महीना ईज़िली चलाया जा सके? देखिए, एक तो ये है कि जो ये जो लैग आ रहा है बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसका माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ट्रांसलेट होना, इसको देखने की जरूरत है। कि इन्फ्लेशन के नंबर्स हमने देखा उसमें सिग्निफिकेंट कमी आई है। हुँ। उसमें अब शायद किरदार हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन का है कि वो प्राइसेस क्यों उसी रेट से जो है वो शॉपकीपर्स जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसमें शायद मार्केट को थोड़ा सा इफेक्टिव होने की जरूरत है। फिर हमें थोड़ा सा इनोवेशन ड्रिवन, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जाने की जरूरत है। खास तौर पे आपका जो पोटेंशियल यूथ का है, जो यूथ बल्ज है, उसको हुँ। यूज करते हुए आप किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये करने वाली है। तीसरी चीज, रेमिटेंसेस का रोल हमने देखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सर्वे में भी आपने देखा कि वो हाउस होल्ड जिनके पास रेमिटेंस आते हैं उनके हालात बड़े अच्छे हैं। तो अगर आप रेमिटेंस के पैसे को थोड़ी सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की तरफ, प्रोडक्टिव इकोनॉमी का हिस्सा बनाते हैं थ्रू डायस्पोरा बॉन्ड्स या जिस तरह से भी, लेकिन आप रेमिटेंस को कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो एक अच्छी चीज हो सकती है। और चौथी चीज, जो आपकी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उसको कम करने की कोशिश की जाए। हमने बलूचिस्तान के एरियाज को देखा, रूरल एरियाज, वहां पे जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत नीचे आते हैं अगर आप दूसरे प्रोविंसेस से कंपेयर करते हैं। तो उस चीज को कम करने की कोशिश की जाए, वहां के पोटेंशियल को, रिसोर्सेज तो हम उधर के एम्प्लॉय कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनकी हालत, कंडीशन खराब होती जा रही है, तो उस चीज को देखना। और लास्टली आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना कि वो किस तरह से एक फॉर्मल इंडस्ट्री की फॉर्म में आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है, और वहां से जो इनपुट और रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं हम उनको डायरेक्टली एक्सपोर्ट ना कर दें, हम उनको प्रोसेस गुड्स की फॉर्म में एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, वो बढ़ सके।
बिल्कुल। अगर हम बात करें कम आमदनी की, तो हमें फ़ोकस इस पे भी रखना है कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगले कुछ बरसों में अगर यही निज़ाम रहा तो ख़ानदानी निज़ाम चेंज हो सकता है, सेहत के निज़ाम पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो सकते हैं, महंगाई तालीम के हवाले से अगर देखें तो तालीम के हवाले से फ़ीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बच्चों की किताबें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अगर वो ट्यूशन के लिए भी जाते हैं तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को? देखिए, इसको थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे सोचने की जरूरत है। दुनिया में जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, वो बड़ा फास्ट हो गया, वो बड़ा इनोवेटिव ड्रिवन हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान में ये कंडीशन है कि हम उस तरह से तालीम पे जो है वो एक्सपेंडिचर्स नहीं कर पा रहे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नहीं कर पा रहे, क्वांटिटी पे फोकस्ड है, या हाउस होल्ड सर्वाइवल उससे निकल ही नहीं पा रहे, बेसिक नेसेसिटीज को नहीं पूरा कर पा रहे, तो वो फिर एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इसके इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट्स आएंगे। इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट्स का मतलब है कि दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और हम लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे। खास तौर पे जो इमर्जिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपका एआई हो गया, आपका जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें, तो हमें थोड़ा सा इस चीज को एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में कुछ 10, 12, 20, 25 साल आगे की प्लानिंग करके इस चीज को सोचना है कि किस तरीके से आप हाउस होल्ड्स को कंपेल कर सकते हैं कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स, वो अपनी इनकम को बढ़ा के इनोवेशन पे, नॉलेज इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च कर सकें, ना कि मेयरली वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो पूरी करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर खालिद वलीद माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की है कि कम आमदनी में किस तरह से लोग अपनी घर में गुजारा कर सकते हैं, इस हवाले से बात की जाए। खुराक और बिजली कीमत में जिस तरह से एक बड़ी ख़तीर रकम आमदनी में से चली जाती है और तालीम के लिए पैसे नहीं बचते हैं, बच्चों की तालीम के लिए, उनके बाकी ख़र्चों के लिए, तो फिर जुर्माने की शरह भी बढ़ जाएगी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, लाहौर के फ़ज़ाई आलूदगी, शदीद गर्मी और तेज़ी से ख़त्म होती हरियाली के इस दौर में लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बरवक्त और ज़िम्मेदाराना काबिल तहसीन इक़दाम उठाते हुए ज़िला भर में दरख्तों की कटाई और हत्ता के मामूली तराश खराश पर भी फ़ौरी पाबंदी आयद करके माहौल को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है। ये फ़ैसला लाहौर में दरख्तों की कटाई से मुतालिक मिलने वाली शिकायत के पेश नज़र किया गया है। अदालत के अहकामात के मुताबिक अब बिजली के तारों की क्लियरेंस, हिफाजती इक़दामात या खूबसूरती के नाम पर दरख्तों की प्रूनिंग पेश की तहरीरी इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं होगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये फ़ैसला इस हकीकत को तस्लीम करता है कि दरख्त सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि शहरी सेहत, दर्जा हरारत के तवाज़ुन और साफ़ हवा की ज़मानत भी है। लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला पाकिस्तान के माहौलियाती मुस्तक़बिल के लिए कितना अहम साबित हो सकता है इस दौर में, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अनम तारिक, माहिर माहौलियात भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से लाहौर में दरख्तों की कटाई बार बार शुरू की जाती है, तो इससे माहौल को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है? और माजी में भी इस तरह के इक़दामात हमने देखे हैं कि तौसीक़ के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो दरख्तों के साथ सलूक होता है, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हमने लास्ट 10 से 20 ईयर्स में देखा है कि लाहौर में जिस तरह केनाल वाइडनिंग का प्रोजेक्ट हुआ था, इसी तरीके से जितने भी रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स हुए हैं और सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई थी, तो इन सब में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था तो वह जो दरख्त ही था। और एक अंदाजे के मुताबिक 2000 से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो इन तरक्याती मंसूबों का शिकार हो चुके हैं। तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे और स्मॉग से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खुद ब खुद से कम होती जाएगी, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। और मेरे ख्याल में ये हुकूमत का एक बहुत ही अच्छा कदम था जिसको उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का अपना जो ट्री कटिंग प्रोहिबिशन एक्ट है वो तो 1992 से एग्जिस्ट कर रहा है, लॉज हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था और उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। अब ये देखने की बात है कि हुकूमत किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट करती है और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इसको किस लेवल तक अपने ऊपर अप्लाई करके देखता है। तो हम ये समझे कि ये फ़ैसला जो था वो मौजूदा माहौलियाती क़वानीन की नाकामी का एतराफ़ भी समझा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारी वीकनेस को ही शो करता है कि एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा है और तकरीबन 20 साल, बल्कि इससे भी पहले का एग्जिस्ट कर रहा है, 30 साल से पुराना है, और उसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई है। यहाँ पे ज़रा कोई बिल्डिंग बनती है, कुछ होता है, तो सबसे पहले जो चीज़ हटाई जाती है वहाँ से वो क्या होती है, बड़ी आसानी से दरख्त होती है।
तो ज़ाहिर सी बात है हमारे लॉ की वीकनेस है। बिल्कुल। दरख्त कम होते गए, शहरी सेहत पर असर पड़ेगा, फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ेगी, तो ये इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए। इससे पहले कि ये अदालत ने इकदाम किए हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको कि किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जहाँ पे भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हों, वहाँ पर वो इंश्योर कर सकती हैं कि अगर वो कंपनी या वो जो हाउस ओनर है वो उन दरख्तों को अपनी बिल्डिंग का, अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट बनाए। क्योंकि हम बाहर की भी एग्जांपल्स देखते हैं कि वो जब भी कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो वो उस दरख्त को उस बिल्डिंग के अंदर रिटेन करते हैं, उसको उसके आर्किटेक्चर का पार्ट बनाते हैं। अगर हुकूमत इंसेंटिवाइज करती है कि आप दरख्त को काटने के बजाय उसकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की तरफ आएँ, अगर कोई दरख्त आपको मजबूरन काटना भी पड़ रहा है तो आप काटने के बजाय उसको रीलोकेट कर दें, उसकी शिफ्टिंग कर दें, जैसे हमने केनाल वाइडनिंग प्रोजेक्ट के केस में देखा था। और अगर काटना उनकी मजबूरी है तो इस केस में वो मज़ीद नए दरख्त जो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर प्लांट करें। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा कि हुकूमत उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ टैक्स रिबेट अलाउ कर दे, या जिस तरह हमारा ग्रीन क्रेडिट्स का प्रोग्राम चल रहा है उसके थ्रू उनको किसी तरीके से इंसेंटिवाइज़ करें। तो हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। अगर हम देखें तो ये एक चैलेंज भी है। मुतल्लिका इदारे किस तरह से आपको लगता है कि इस चैलेंज पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है उसका है, और इसी तरीके से जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं उनका है। ये सब अगर आपस में अपनी पॉलिसीज़ को अलाइन करते हैं तो इस किस्म के एक्ट्स को चेक एंड बैलेंस के थ्रू कंट्रोल भी किया जा सकता है, इनको मॉनिटर भी किया जा सकता है। जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा था कि धुआं छोड़ती गाड़ियों की रिपोर्ट करने पे हुकूमत कुछ ना कुछ इनाम दे रही थी। तो इन चीज़ों को भी जो इंडिविजुअल पॉइंट आउट करे उनको अप्रिशिएट किया जाए, और अगर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए इस एक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे हमें कोई मुश्किलात होंगी। हाँ, शुरू के शायद कुछ महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे ही आवाम के अंदर ये वाली एक परसेप्शन आएगी कि अगर हम कोई दरख्त काटेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और उसके रिज़ल्ट में हमारे ऊपर कोई ना कोई फ़ाइन या पेनल्टी होगी, तो आई डोंट थिंक कि आवाम जो है वो कंटिन्यू करेगी इस टाइप की हरकतों को। बिल्कुल, ये तो लोहार है। चलें, फ़ौरी तौर पे जो है इस तरह से दरख्वास्त भी दायर की गई और फ़ौरी तौर पे एक्शन भी लिया गया। कोशिश की जाएगी कि अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना की जाएँ ताकि उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। अगर हम देखें तो ये प्रेसिडेंट भी सेट हो सकता है कि बाकी शहरों में इस तरह के दरख्तों की कटाई का काम ना हो। बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए एक अच्छी बात तो ये है कि हमारा AI का ज़माना है, जियो टैगिंग का एरा चल रहा है। उसमें हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज़ अगर खुद भी उन शहरों में नहीं जाती हैं, सिंपली जियो लोकेट कर लेती हैं कि हमारे दरख्त किस किस जगह पर मौजूद हैं और उनको मॉनिटर करती रहती हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, तो बड़ी आसानी से पता लग सकता है कि कहाँ पर ट्री कवर बड़ा रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है और कहाँ से कौन सा दरख्त कट चुका हुआ है। तो हम यहाँ पर रहते हुए, बड़े शहरों में रहते हुए, छोटे शहरों के अंदर भी इस एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम शहरी की या हाउसिंग सोसाइटीज़ की, हमने देखा कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं दरख्तों की कटाई के बाद, जंगलात के जंगलात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस सारे सिलसिले में? बिल्कुल, सबसे पहले प्लांटेशन करके जिस दरख्त को वो प्लांट करते हैं उसका ताहयात ख्याल रख के, अपने इर्द गिर्द जो ट्री कटिंग करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा मॉरल स्कूलिंग करके, उनको सिखा के, जो अपने आने वाली नस्लें हैं उनको ये बता के कि दरख्त उनका बेस्ट फ्रेंड है। अगर कोई चीज़ है जिसने उनका ख्याल रखना है, साया देना है, फल देना है, ऑक्सीजन देना है, तो वो ये दरख्त ही हैं। बिल्कुल, देखा हमने शजरकारी जो है उसमें दिलचस्पी जिस तरह से नज़र आती है, लेकिन वो एक स्पेसिफ़िक लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एक हर साल पौधा लगाते हैं जब भी शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों में शऊर की कमी है या इस तरह से कैंपेन्स नहीं की जाती हैं, मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, लोगों में शऊर की कमी है, इसमें कैंपेन्स करने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ जो बार बार एम्फेसाइज़ करती हूँ, हमारी ये जितनी भी कैंपेन्स होती हैं ये एजुकेटेड सेक्टर के साथ हो रही होती हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। हमें चाहिए हम उन इलाकों में जाएं जहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है, उनको ये बताएं कि ये जिस लकड़ी को आप काट के बेशक आग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रोल आपने उन दरख्तों को प्लांट करने में भी प्ले करना है। तो यहाँ पर थोड़ा हुकूमत का भी रोल आता है कि वो उनको ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ लेके आए ताकि उनको वो दरख्त काटने ही ना पड़ें। और अगर हम जाके मास अवेयरनेस देते हैं, प्रॉपर्ली अपनी पब्लिक को एजुकेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ओवरऑल मीडिया के थ्रू, तो जो पब्लिक है वो ऑटोमेटिकली एजुकेट होगी और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक, अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करते हैं मतलब मुतल्लिका इदारे, आपको क्या लगता है कि किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में?
देखिए, हर कंट्री के लिए मैंडेटरी होता है कि उसका 1/4 हिस्सा जो है वो दरख्तों से कवर होना चाहिए, और पाकिस्तान में तो ये प्रोपोर्शन वैसे ही बहुत कम रह चुका है। अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे तो स्मॉग हमारी हर साल बहुत ज़्यादा सिवियर होती है, ये प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। एक स्मॉग के बढ़ने से जो हमारा हेल्थ केयर का बजट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। रिस्पायरेटरी डिजीज़ आती हैं, आई डिजीज़ आती हैं, जिनको को कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं, वो वाले केसेस बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाते हैं। इसी तरीके से विजिबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से जो एक्सीडेंट्स का रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी एयर क्वालिटी जिस हद तक डिक्लाइन करती जाएगी वो हमारे लिए ही एक प्रॉब्लम है। दरख्त कम होते जाएंगे, साया नहीं होगा, हीट वेव ज़्यादा होंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है जो और ज़्यादा हाईलाइट होकर हमें फील होगा। तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए अगर हम कोई चीज़ छोड़ सकते हैं तो वो यही हमारी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, जो हमारे दरख्त हैं जो हमें जैसे मिले हैं, हम एटलीस्ट अगर उनको बढ़ा के नहीं उनको आगे पास ऑन कर सकते तो जिस तरह मिले कम से कम उस तरीके से तो उनको पास ऑन कराएं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है जो हमें देखने में आया। अगर हम बात करें इसके लॉन्ग टर्म असरात की, तो क्या समझती हैं, किस तरह से हो सकते हैं? ट्री प्लांटेशन के जो लॉन्ग टर्म असरात होंगे, दरख्तों की कटाई जो इन पर पाबंदी लगी। जी जी बिल्कुल, इससे यही होगा कि लोग डिस्करेज होंगे और वो पॉजिटिव एक्ट्स की तरफ आएंगे कि हमने दरख्तों को नहीं काटना, क्योंकि इसके रिज़ल्ट में हम पे जो पेनल्टीज़ आएंगी उससे ना सिर्फ ये कि हमारे इकनॉमिक लॉस है बल्कि हमारा पब्लिक इमेज भी ख़राब होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि ट्री कटिंग में ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं प्राइवेट हाउसिंग कॉरपोरेशंस, जिन्होंने लैंड क्लियर करना होता है, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं। अगर हम उनको डिस्करेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्टिकल डेवलपमेंट की बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, जिसमें खुद ब खुद दरख्तों की कटाई कम होती जाएगी। जैसे दरख्तों की कटाई कम होगी, हमारा वेजिटेशन या ग्रीन कवर जो है वो बढ़ता जाएगा, और हमारी जो एयर क्वालिटी है, एनवायरमेंटल क्वालिटी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इवन जो हमारा वाटर टेबल है, वो सारे अपने पुराने लेवल्स के ऊपर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अगर हम देखें तो लोग पसंद करते हैं, वो बिल्डिंग्स में रहना नहीं पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है वही चीज़ उनके लिए बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है जो लोगों को ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। इसी वजह से अब रूफ टॉप गार्डनिंग का भी कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, और मैं खुद भी देखती हूँ मीडिया के ऊपर अब काफ़ी पेजेस भी हैं, लोग भी हैं जो कि लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी छोटी सी छोटी बैल्कनी के अंदर भी किस तरीके से प्लांटेशन कर सकते हैं। और एस्थेटिक्स तो ऐड होती ही हैं, अब हर कोई इस चीज़ की तरफ अवेयर होता जा रहा है कि अगर हम किचन गार्डनिंग भी अपनी रूफ टॉप के ऊपर करते हैं तो उससे हमें किस हद तक फ़ायदा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, अब बल्कि लोग स्मार्टर लिविंग की तरफ आ रहे हैं कि इतना बड़ा घर कौन संभाले, हमें एक स्मार्ट अपार्टमेंट मिल जाए जिसको हम इजीली हैंडल कर लें। तो और दूसरा ये कि अगर हुकूमत थोड़ी सी पॉलिसीज़ बना देती है कि आपने हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं करनी है, वर्टिकल की तरफ ही आना है, तो लोग खुद ब खुद जो है वो फोर्स होंगे कि उन्होंने अपनी लिविंग को भी स्मार्ट करना है, अपने इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करना है। आपने रूफ गार्डनिंग की बात की, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं बताया कि किस तरह से इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, ये कैसे की जा सकती है। रूफ गार्डनिंग बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस है कि इसके अंदर अगर आप बिल्कुल स्मॉल स्केल से स्टार्ट करते हैं, आप कोई प्लास्टिक के पॉट्स ले लेते हैं या जितना भी आपकी रूफ जो है वो लोड बेयर कर सकती है, उसके अंदर आपने कंपोजिट डालना होता है, कंपोस्ट का और पीट का और सॉइल का, और इसके अंदर आप जो भी वेजिटेशन प्लांट करना चाह रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, कोई स्मॉल फ्रूटनिंग प्लांट्स हैं, सिंपल ग्रास है, एनीथिंग लाइक दैट, आप उनको अपनी रूफ टॉप के ऊपर रखते हैं, जो टेक केयर ऑफ देम। उसके ऊपर सनलाइट भी प्लेंटी ऑफ अमाउंट में मिलती है, और फिर ये कि आप उसके ऊपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे होते हैं, एग्रो केमिकल्स नहीं यूटिलाइज़ किए जाते हैं, तो उनको एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी मौका मिल जाता है। अब तो रूफ टॉप गार्डनिंग सिंगापुर और इन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है। ठीक, हमने देखा है कुछ वैसे ऐसी जगह नज़र आती हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उन्होंने वो की हुई है, नज़र आती हैं ऐसी चीज़ें। अगर हम बात करें दरख्तों की कटाई पे हम वापस आते हैं, आपको क्या लगता है अगर तराश खराश की कहीं ज़रूरत पड़ती है, फ़र्ज़ करें बिजली की तारों के लिए या टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो क्या असूल जो हैं वो होने चाहिए? देखिए, तराश खराश की ज़रूरत ना सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पड़ती है बल्कि इसलिए भी कि आप दरख्तों को जितना प्रून करें उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो लेकिन अगर आपने कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, इसके लिए हम SOPs नहीं बनाएंगे, तो जिस माली ने आके काटना है दरख्त को, तराश खराश करनी है, वो उसको हद से ज़्यादा काट के चला जाता है कि मेरे अगले 6 महीने का काम अभी से आसान हो जाए, जो मैंने हर महीने आना वो मैं एक ही दफ़ा करके चला जाऊँ। अगर उसके SOPs बन जाते हैं कि इसको इस लिमिट से ज़्यादा कट नहीं करना, जैसे प्लांट्स के अपने ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं, नोड्स होते हैं, आपने उसके ऊपर कट करना है, उससे नीचे नहीं करना, उसके ग्रोइंग पॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करना, डैमेज नहीं करना कि वो प्लांट ग्रो करने के बजाय वहीं पर डेड ना हो जाए।
तो इन SOPs की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और फिर यही कि जहाँ पर भी कटिंग की या प्रूनिंग की जब भी ज़रूरत पड़ेगी, उन SOPs के अकॉर्डिंग वो एंटिटी परमिशन लेगी, तो जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसके भी नॉलेज में होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो उसके बाद जो पेनल्टी इम्पोज करनी है उस प्रॉब्लम क्रिएटर के ऊपर, तो वो लॉ मेकिंग बॉडी के लिए आसान हो जाती है कि इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल हमने हेल्प करना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अनम तारिक हमारे साथ मौजूद थी, माहिर मालियात। जिस तरह से उन्होंने इस टॉपिक को हमारे साथ एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है कि सबकी समझ में आया होगा किस तरह से आप शिरकतारी कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फैसला किसके बाद सामने आया, तो जो शाखें जिस तरह से हमने देखी कि जो काटी गई थी, और वो इस नाम पर काटी गई थी कि हादसा हो रहे हैं और इसलिए हादसा से बचाव के लिए दरख्तों की कटाई केनाल रोड पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन मुतल्लिका इदारों के अफसरान इससे बेखबर नज़र आए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, वो डॉक्टर जो दिन रात मरीज़ों की जान बचाने में मसरूफ़ रहते हैं, आज ख़ुद एक संगीन सेहत के बहरान का शिकार हो चुके हैं। कौमी तिब्बी फोरम में सामने आने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा डॉक्टर्स और सर्जन्स मुस्तकिल जिस्मानी और ज़हनी थकन का शिकार हैं, जबकि 80% से ज़्यादा दायमी थकावट और गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी में मुब्तला हैं। ख़ुसूसन बड़े शहरों में लंबी ड्यूटियाँ, मुसलसल ज़हनी दबाव, फ़ज़ाई आलूदगी, ट्रैफिक और मरीज़ों का गैर मामूली बोझ डॉक्टर को दिल के अमराज, शुगर, मोटापे, डिप्रेशन और एंजाइटी की जानिब धकेल रहा है। अब तशवीशनाक पहलू ये है कि ख़ुद तशखीस, ख़ुद दवा और बीमारी के बावजूद ड्यूटी जारी रखने की रवायत मुआलजीन में दिल के दौरे और ख़ुदकुशी के ख़तरात को भी आम आबादी से दुगना बढ़ा रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ डॉक्टर को हीरो समझा जाता है, मगर इंसान नहीं, अगर डॉक्टर ही ज़हनी तौर पर फिट ना रहे तो कौमी सेहत के निज़ाम पर किस तरह से असर पड़ेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड के। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में बताया कि तकरीबन 60% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि ज़हनी थकन का शिकार हैं। यहाँ तक ये बात कैसे पहुँची, ये आप बताएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ की तरफ इशारा किया है कि लोग हमें पूछते हैं कि आप डॉक्टर होकर बीमार कैसे हो सकते हैं, कि तुम भी बीमार हो जाते हो। मेन चीज़ ये है कि एक ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे और मुसलसल चलाते रहेंगे तो कभी ना कभी वो काम करना बंद कर देगी। और यही होता है। ओवरऑल डिप्रेशन जो है ना, ये कम नहीं है, तकरीबन 330 मिलियन लोग दुनिया में डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और उनमें से ख़वातीन जो है वो मोर देन 1.5%, 1.5 गुना ज़्यादा ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं। हमारी मेडिसिन में आजकल हो ये रहा है कि हमारे पास ख़वातीन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। लड़कियां हार्ड वर्किंग होती हैं, मेहनत ज़्यादा करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं, तो उनके एडमिशन भी ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास फ़ीमेल डॉक्टर्स की मकदार तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इन फीमेल डॉक्टर्स मेल डॉक्टर्स की बनस्बत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप समझें कि अगर एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं तो उनमें से 8 फीमेल्स हैं, सिर्फ 2 मेल्स हैं। अच्छा, फीमेल में ज़्यादातर क्यों डिप्रेशन बाज़ हो जाता है कि उनके ऊपर जॉब स्ट्रेस भी है और फैमिली स्ट्रेस भी है मेल की निस्बत। उनके बच्चे भी हैं, या मियाँ भी हैं, या ससुराल वाले भी हैं, या और अपनी पर्सनल जो उनकी ज़रूरियात है वो भी हो जाती हैं। सो डिप्रेशन में होता क्या है कि आप काम करने को दिल नहीं करता, आप हर वक्त घबराहट का शिकार रहते हैं, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो डॉक्टर्स में ये सारी चीज़ें इसलिए पाई जाती हैं कि यार ओवरवर्क्ड, 36 घंटे की ड्यूटी। आप कोई और प्रोफेशन यहाँ पे नहीं है जो 36 घंटे की कंटिन्यूस ड्यूटी करता हो, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स को करनी पड़ती है, और अंडर स्ट्रेस क्यों? मरीज़ ज़्यादा है, डॉक्टर काम में, सो यू हैव टू बी अंडर स्ट्रेस। तो डॉक्टर अगर ख़ुद ही ठीक नहीं होगा, 36 घंटे की ड्यूटी बहुत लंबी ड्यूटी होती है, इसके बाद अगर डॉक्टर ही मेंटली फ़िट नहीं है या फिज़िकली फ़िट नहीं है, ये ठीक है कि डॉक्टर्स मसीहा होते हैं और ये एक कुर्बानी समझी जाती है कि डॉक्टर ठीक नहीं है और वो फिर भी हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन वो मरीज़ों का इलाज कैसे करेंगे? बिल्कुल यही बात है, यही बात हम भी कहते हैं कि चूँकि अंडर स्टाफ्ड हैं, ओवरवर्कड हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तमाम के तमाम जो लोग हैं उनके पास मरीज़ ज़्यादा हैं और लोग कम हैं। और अच्छा, दूसरी बात है कि हम हर वक्त इमरजेंसी देखते हैं, हर वक्त डेथ्स देखते हैं,
हर वक्त वो चीज़ें देखते हैं जो आप नहीं देखना चाहते, लेकिन इसका असर पड़ता है आपके एनवायरनमेंट का, आपके माहौल का, आपका हर चीज़ का असर पड़ता है। इसीलिए डिप्रेशन की जो क्वांटिटी है या परसेंटेज है वो डॉक्टर्स के अंदर तमाम लोगों की निस्बत, जो जनरल पब्लिक है उसकी निस्बत 6 से 8 गुना ज़्यादा है। अब पता नहीं चलता। मेन चीज़ ये है कि लोगों को, चूँकि डॉक्टर्स के पास एक्सेस है दवाइयों की, खुद दवाई खा ली, किसी को बताया भी नहीं, तो इसलिए ये डॉक्टर को ये क्यों लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं खुद से पता चल गया हाँ मुझे ठीक है, मुझे ये इशू है, तो खुद से दवाई भी ले ली, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते? असल में ये जो साइकोलॉजी और साइकेट्रिक ऐसी चीज़ है कि हम लोग उनके पास जाना मुनासिब नहीं समझते। लोग ब्लड प्रेशर की दवाई लेने चले जाएंगे, लोग डायबिटीज़ की दवाई लेने चले जाएंगे, जोड़ों के दर्द की दवाई लेने चले जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। लोगों का ख्याल ये होता है कि जो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो पागल होता है। हर साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला पागल नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी से आगे सुसाइडल थाट्स आती हैं। आई बीइंग ए पेन पर्सन मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी जितनी ख़वातीन में, ख़ासतौर पर डॉक्टर्स में, फ़ीमेल्स में जो दर्दें हैं, बैकएक्स हैं, फाइब्रोमाइल्जियाज़ हैं, बाकी जो सारी जिस्म में दर्द है, तो उसका बहुत बड़ा रोल डिप्रेशन का है। अगर आप उसको ठीक कर दें तो दर्दें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में कुछ ऐसा उनको नहीं बताया जाता, ऐसा सिखाया नहीं जाता, कोई तैयारी नहीं करवाई जाती है कि उनकी शिफ्ट इतनी लंबी होगी, मेंटली प्रिपेयर होके आए इस फील्ड में? जी, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं उनको, अपने डिपार्टमेंट्स में भी, वार्ड में भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाना और फिर उसको प्रैक्टिकली फेस करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब प्रैक्टिकली फेस करते हैं, देखें 36 घंटे 24 घंटे नॉन स्टॉप विदाउट स्लीप, ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है, फिर पीयर प्रेशर है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो बाहर चला गया, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, उसका इम्तहान पास हो गया, घर में गया हो गया, तमाम चीज़ें मिल के जब एक पहाड़ बनाती हैं तो वो फिर डिप्रेशन बन जाता है। कोई ऐसा मेंटल हेल्थ के लिए कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है, कोई बनाया गया है जिसमें काउंसलिंग हो डॉक्टर्स के इस हवाले से? अभी कुछ इकदाम किए गए? ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये होना चाहिए, अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि अगर आपको ज़रा सा भी फील हो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, एंग्जाइटी हो रही है, मेरे मुस्तकिल मुझे गलत ख्याल आ रहे हैं, मुझे नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई है, तो अब किसी ना किसी के पास जाना चाहिए। अलग से कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं, उनके जो सीनियर्स हैं उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा ठीक नहीं है, परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा, तो क्या वजह हो सकती है, उसको बुला के, जो कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। मेडिकेशन की लेवल बहुत देर बाद आती है जाके, और उससे पहले काउंसलिंग से बहुत सारी चीज़ें, हौसला अफजाई से। देखिए घर में माँ क्या करती है, माँ सिर्फ हौसला बढ़ाती है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, मैं दुआ करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। आप देखिए 4 जुमले कितना हौसला बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर वो कर दी जाए तो ये चीज़ें सारी बेहतर हो सकती हैं। आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया या फिर पॉलिसी साज जो होते हैं वो किस तरह से इकदाम कर सकते हैं? वो एक छोटा सा शोबा बना सकते हैं कि भाई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इनके साथ जाकर रब्ता कायम कर लें। नंबर 2, हमारे खुद जो सीनियर, जैसे अगर मैं डिपार्टमेंट में सीनियर हूँ या और हैं, तो वो खुद भी ध्यान रखें कि बच्चे अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये बात नहीं ठीक तरीके से कर रहे, चुप रहते हैं, अकेले रहते हैं, खाते कम हैं, गेट टू नो देम, आप उनके बतौर बड़े उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स में डिप्रेशन की जो क्वांटिटी है वो आम लोगों से ज़्यादा है। तो डॉक्टर्स अगर डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, तो उनको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है कि वो काउंसलिंग करवाएं? डॉक्टर्स जैसे कि अभी भी बता रहे हैं कि वो शर्माते हैं, घबराते हैं, खुद से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है। अगर डॉक्टर को ये लगता है तो आम पब्लिक कैसे जाएगी डॉक्टर के पास? वो होता ये है कि हमारे पास मेडिसिन एक्सेस है, दवाइयाँ खुद मिल जाती हैं, अस्पताल से मिल जाती हैं, एक नुस्खे पे आप कोई भी दवाई मंगा सकते हैं जो कि आम बंदे को शायद ना मिले। तो बंदा सबसे पहले, जो डॉक्टर साहिबान मैंने जो देखे हैं, वो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। वो सेल्फ मेडिकेशन बाजू का ज़रूरत ही नहीं होती, फिर वो आदत बन जाती है, तो इसलिए वो नहीं जाते। जाना ज़रूर चाहिए, सीनियर से बात, और सबसे आसान काम ये है कि आप किसी से बात कर लें, किसी सीनियर से बात कर लें, एक दफ़ा बता दें मुझे ये मसला है, अक्सर मसले तो वहीं पर हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर्स अगर इस तरह से ज़हनी तौर पर फिट नहीं है, इस चीज़ में तो इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम देखें तो मरीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा जिस तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं डॉक्टर पे, लेकिन डॉक्टर को अगर वो बीमार पाएंगे तो वो खुद कैसे ठीक होंगे? तो किस तरह से ये सेहत के बहरान को देखते हैं आप? आपकी बात इस सेंस में ठीक है कि अगर एक बंदा खुद ठीक नहीं है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हो जाते हैं, उसकी डिसीजन पावर कम हो जाती है। तो बिल्कुल ये इंतज़ामिया का भी रोल है
फैमिली का भी रोल है, दोस्तों का भी रोल है। टोटल ये सारे मिलजुल के एक बंदे को हेल्प आउट करके उसको उस गड्ढे में से निकाल सकते हैं और ये निकाला जा सकता है। हम यही ख्याल रखें अपने से जूनियर्स का, अपने कोलीग्स का, अपने सीनियर्स का कि अगर उसका थोड़ा सा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, वो अकेला रहना शुरू हो गया है, खाता पीता कम है, बात कम करता है, इसका मतलब है कि ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, जिसको अगर आप एक दफ़ा बिठा के पूछ लें, बात कर लें, अक्सर चीज़ें उसी से ठीक हो जाती हैं। लेकिन हमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 8 घंटे सोना ज़रूरी है, लेकिन एक डॉक्टर की खुद की शिफ्ट 36 घंटे की है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो ये तो डॉक्टर के साथ भी ज़्यादती है। अच्छा, ये सिर्फ डॉक्टर्स के साथ जो 36 घंटे वाले हमारे रेजिडेंट हैं उनके साथ नहीं है, जो सर्जरी करते हैं, जो सीनियर्स हैं, जैसे कोई प्रोफेसर लेवल के ऊपर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, जिनकी प्रैक्टिस है, जिनको 1-1 बजे तक रात को बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हम सारे ओवरवर्कड हैं। और अच्छा। ओवरवर्क जब होंगे तो आपकी नींद कम हो जाएगी, नींद कम होगी तो सारे उसके मसाइल शुरू हो जाएंगे। हमें सिर्फ अपने जिस्म को रेस्ट देने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। ये खुद कर सकते हैं हम कि हम क्या करें इसके लिए। बिल्कुल, आप खुद भी डॉक्टर हैं, तो आपने खुद भी फील किया होगा। आप बता सकते हैं कि डॉक्टर जब एक तवील ड्यूटी करते हैं तो फिर वो क्या महसूस करते हैं और फिर उनको उसके बाद क्या करना चाहिए? मेन चीज़ तो थकावट है, लैक ऑफ रेस्ट है, एंग्जाइटी है। हम लोग फिर हम सब जैसे कोई वॉक पे चला जाता है, हम लोग गोल्फ खेल लेते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना करें तो वॉक ही कर लें, जाके कुछ बाहर निकलें, ऑक्सीजन लें, अपनी एंग्जाइटी को बेहतर करें, दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगा लें, फैमिली को टाइम दे दें। हमारे पास तो फैमिली मौजूद है, ये अल्लाह का शुक्र है। बाहर के मुल्कों में तो शायद ऐसा भी नहीं होता, तो वो आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ बात कर सकते हैं। फिर मेडिटेशन है, नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह से लो लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी डिप्रेशन में कमी लाती हैं। लेकिन ये कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उस मशीन को जो अल्लाह ने बनाई है 6 से 8 घंटे रेस्ट करने के लिए, उसको रेस्ट देना ज़रूरी है। मजबूरी सिर्फ ये है कि हमारे पास मरीज़ों का इतना लोड होता है कि आपको रेस्ट मिल नहीं सकता। आपके लोग कम है, जो पेशेंट है वो तो पेशेंट है, मरीज़ के लिए ना कोई दिन चीज़ है ना कोई रात चीज़ है, उसको कोई मसला है तो उसको हल होना चाहिए। इसलिए हम लोग अगर अपने रेजिडेंट्स को या डॉक्टर्स को एक ड्यूटी लगा देते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि काम पूरा करो। इसलिए हर बंदा मजबूर है, उसका हल सिर्फ यही है कि जो ओवर वर्क है और अंडर स्टाफिंग है, इसका कोई हल निकाला जाए, लोगों की तादाद ज़्यादा की जाए ताकि लोगों को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। डॉक्टर्स की तादाद ज़्यादा की जाए, आप ये कहना जी, चाह रहे हैं? जॉब्स की तादाद ज़्यादा की जाए, जॉब्स की तादाद ज़्यादा की जाए। हम देखते हैं कि लोग आते तो हैं लेकिन पास आउट बहुत कम हो पाते हैं। अगर पास आउट हो जाते हैं तो फिर जॉब्स उस तरह से नहीं मिल पाती हैं डॉक्टर्स को। नहीं, जॉब्स मिल जाती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम हर बंदा सरकारी नौकरी को जॉब कहता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब नौकरी डॉक्टर कोई आपको बेरोजगार इस सेंस में नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई अपना काम शुरू अच्छा, कर मैं देता एक है। चीज़ यहाँ पे, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, एक चीज़ और भी है कि सैलरी बहुत डॉक्टर्स की कम होती है और मैंने वो डॉक्टर्स भी देखे हैं जो अपनी जैसे आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी को जॉब समझा जाता है, सरकारी नौकरी एक फिक्स्ड है, इसके साथ साथ वो और भी जॉब्स कर रहे होते हैं। सारे और जॉब्स कर रहे होते हैं, अक्सरियत, जो कि गुजारा नहीं है। अब देखिए, एक डॉक्टर की जो पे है, सपोज़ यहाँ पे 60 से 80 हज़ार है, रेजिडेंट की, कंसल्टेंट या प्रोफेसर्स या उस लेवल के लोग हैं उनकी सबकी तनख्वाह को 3 से लाख से कम है। अब जो स्पेशलिटी मेरी है, यूएई में जो मेरे कोलीग्स हैं वो तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपया पर मंथ मिलती पे उनको। अब मुझे बताएं, 2-2.5 लाख रुपए को आप 1 करोड़ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और यही बात रेजिडेंट्स की है, जो यहाँ पे 1 लाख रुपया कमाता है वो बाहर चला जाएगा तो उसकी शायद उसकी पे 10 लाख हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर आपको कंपेल करती हैं कि आप ज़्यादा हार्ड वर्क करें, क्योंकि आपने दिन अपना फैमिली भी चलानी होती है साथ साथ। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो टाइम तो 24 घंटे है ना, फिर वो रेस्ट का टाइम कम हो जाएगा। बाज़ औक़ात आप उतना कर नहीं पाते, ये अगेन डिप्रेशन में आपको ले जाता है कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन मेरी सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो ये चीज़ें मिल के सारी डिप्रेशन का बायस बनती है, जो कि फिर परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। हम आज ये भी बात कर लेते हैं कि डॉक्टर्स की सैलरीज कम है तो उनकी सैलरीज बढ़ाई जानी चाहिए। ये तो जो उनसे काम लेने वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या वो प्राइवेट कंसर्न्स हैं, ये तो उनका काम है, जो कि सैलरी तो फिर सबकी बढ़नी चाहिए। हमारे जितने बाकी जो सरकारी लोग हैं, जो कि सबकी पे एक स्ट्रक्चर्ड होती है, तो पे इतनी तो होनी चाहिए कि सारा महीना गुजार सकें, स्टाइपेंड इतना होना चाहिए कि उनका पूरा महीना गुजर सके। तो ये ज़रूर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सैलरीज बढ़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप बात करें कि आपके पास जो मरीज़ आते हैं उनमें ज़्यादातर डॉक्टर्स की तादाद होती है, जिस तरह से हम देखने के खुदकुशी के थॉट्स डॉक्टर्स को भी आते हैं,
तो देखा जाए तो उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है, डॉक्टर्स की तादाद कम है। तो डॉक्टर्स ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो फिर मरीज़ों का इलाज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये हम भी यही कहते हैं, जो आपका इलाज करने वाले ठीक नहीं है तो फिर इलाज कैसे करेगा वो? बिल्कुल ऐसे। जो वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, उसकी जो डिसीजन पावर कम हो जाएगी, उसकी जो डायग्नोसिस की पावर कम हो जाएगी, तो ट्रीट कैसे करेगा? तो हाल हम यही कहते हैं कि उनको प्रॉपर रेस्ट दिया जाए, सैलरीज बेहतर की जाएँ, ओवर वर्क ना हो, बर्डन बेहतर किया जाए, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, अगर लंबी ड्यूटी हॉस्पिटल में होती है तो ऐसा होता है कि उनके लिए कोई अच्छे रेस्ट एरियाज़ बने हुए होते हैं, कोई स्पेस होती है ऐसी जहाँ पर वो रेस्ट कर सकते हैं, या फिर खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम होता है डॉक्टर्स के लिए? इस रेस्ट एरिया तो होता है और खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है, लेकिन ज़ाहिर है आप घर से बाहर हों, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो आपको अपनी मर्ज़ी का खाना या अपनी मर्ज़ी का रेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन रेस्ट एरियाज़ भी होते हैं, खाने पीने को भी मिल जाता है, सारा कुछ अवेलेबल होता है। बट स्टिल जो चीज़ है रेस्ट करने वाली, एंग्जाइटी से दूर होने वाली, आप अपना काम से परे होने वाली, वो तो सर पे सवार रहती है। आप सो भी रहे हो तो आपको 10 दफ़ा रात को कोई लोग उठा के ले जाते हैं, अब ये इमरजेंसी होगी, अब वो इमरजेंसी होगी। उस रेस्ट को हम रेस्ट नहीं कहते, जो कि वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो ब्रोकन होता है। हर आधे घंटे बाद हम सब हाउस जॉब कर चुके हैं, हम सभी काम इस स्टेज में से गुजर चुके हैं, हम अपने बच्चों को जो आजकल जूनियर्स हैं उनको देखते हैं, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हम जो इस शोबे में आते हैं हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये पैकेज का हिस्सा है, आपको इसमें से गुजरना पड़ता है। तो लिहाजा सब गुजरते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ओवर वर्क ना हो और अंडर स्टाफ ना हो। तो ये चीज़ें डूएबल हैं, मैनेजेबल हैं। सिर्फ एक अगर आपको पता लग रहा है इसको डिप्रेशन हो रहा है तो उसको टाइम पे पकड़ लिया जाए, उसको टाइम पे ट्रीट कर दिया जाए। 70-80% को दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो काउंसलिंग से और थोड़ी सी हौसला अफजाई से और शाबाश करने से ठीक हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप ख़ुद भी ये काम करते रहे हैं, तो ख़ुद भी वर्कलोड आप पे भी होता था, तो आप एक्सरसाइज करते थे या फिर वॉक करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, तो आपको क्या लगता है कि लोग ये चीज़ें फ़र्ज़ करने चलो करते होंगे, लेकिन सेहत का उस तरह से खाने पीने का ख्याल नहीं रखते होंगे, जिस तरह से हमने देखा कि लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अब डॉक्टर्स को सारा मलबा वर्कलोड पे अगर हम डाल देते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है। आप अपनी रूटीन बेहतर कर सकते हैं, अपनी खाना पीना ठीक कर सकते हैं जिससे मोटापा ना हो, या फिर आप डायबिटीज़ डॉक्टर्स भी होते हैं, तो किस तरह से डॉक्टर्स को ख़ुद को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अब अपनी टाइम तो खुद मैनेज कर रहे हैं। अब सपोज़ मैं अगर आजकल की गाली रूटीन में सपोज़ रात को अगर 1 बजे क्लिनिक से वापस आया हूँ या हॉस्पिटल से वापस आया हूँ, अब मुझे अपना टाइम मैनेज करना है कि मैं सुबह उठ के चाहे आधे घंटे के लिए से वॉक पे चला जाऊँ, अगले दिन फिर ये काम रहेगा। तो हर बंदे को अपना पता होता है मेरे पास फ्री टाइम कौन सा है। तो रिलैक्सेशन का तरीक़ाकार सिर्फ ये नहीं कि वॉक पे चले जाए, कोई म्यूज़िक सुन के रिलैक्स कर जाता है, कोई मूवी देख लेता है, कोई किताब पढ़ लेता है। हर एक बंदे को पता होता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकता हूँ, वो हर एक को करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं। आप लोग जो हर वक्त कैमरे के सामने रहते हैं, ये लोग जो कैमरे के पीछे रहते हैं, वो लोग जो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं, हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि मैं कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ। और थोड़ा सा टाइम आपको अपने आप को देना चाहिए, तब ये डिप्रेशन भी बेहतर हो जाएगा, एंग्जाइटी भी बेहतर हो जाएगी और वर्क परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। बतौर डॉक्टर आप हॉस्पिटल इंतज़ामिया को क्या सजेस्ट करेंगे कि फ़ौरी तौर पर ऐसे कौन से इक़दाम किए जाते हैं कि डॉक्टर रिलैक्स फील करें? नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स को, नंबर ऑफ़ जॉब्स को बढ़ाएं। अगर वर्क परफॉर्मेंस बेहतर लेनी है तो वो लोग ज़्यादा होंगे और वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। जब वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। अब ज़ाहिर है हर बंदे के हम तो मशवरा ही दे सकते हैं ना। अब इंतज़ामिया की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होगी, उनके पास शायद बजट नहीं होगा, उनके पास कोई और मसले होंगे, लेकिन ये कि हम अगर वर्क परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम कितने ओवर वर्कड होते हैं। अब हमारी जो एमआरआई करते हैं मैं हॉस्पिटल में, कंपनी हमें कहती है कि जी आपने 20 एमआरआई रोज़ के करने, हम 60 करते हैं। अच्छा। 60 एमआरआई करते हैं। इसके बावजूद आज कोई टाइम लेने जाएगा तो उसको महीनों के हिसाब से टाइम मिलेगा। इसी हिसाब से जो रिपोर्टिंग है वो भी इसी तरह ही बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो बच्चे रिपोर्ट करते हैं, जिनको 10 करने चाहिए उनको 60 करने पड़ते हैं। वो वर्कलोड बढ़ता जाता है, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे रिपोर्ट दोगे तो मैं आगे इलाज कराऊंगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें मिल के फिर ये डिप्रेशन का बायस प्रोसीजर भी सुस्त पड़ जाता है। डॉक्टर शहजाद करीम एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड के, जिस तरह से बात कर रहे थे हम कि डॉक्टर्स की तादाद कम है और मरीजों की तादाद ज़्यादा है। वर्कलोड भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आजकल घरों में ख़ास तौर पर ख़वातीन में फ़िश ऑयल कैप्सूल का इस्तेमाल तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इस हवाले से अगर हम बात करें तो दिल की हिफाजत, जोड़ों के दर्द, कोलेस्ट्रॉल और दिमागी सेहत पर भी असर पड़ता है। हर मसले का हल बज़ाहिर एक छोटे से कैप्सूल में तलाश किया जा रहा है जिसे फ़िश ऑयल सप्लीमेंट कहा जाता है, मगर सवाल यह है कि क्या वाकई ही रोज़ाना फ़िश ऑयल लेना सबके लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये एक ऐसा रुझान है जो बग़ैर तशख़ीस और तिबी मशवरे के अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ग़िज़ाई कमी, खुद से दवाई लेने का रवाज और गैर मियारी सप्लीमेंट्स एक हकीकत है, वहाँ फ़िश ऑयल के दुरुस्त डोज कितनी लेनी चाहिए, ज़रूरत और मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से भी जानना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे आज कि ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हर सेहतमंद शख्स को ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एमन फ़ातिमा, माहिर ग़िज़ाइयत। एमन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ख़ुद माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इतना स्लिम अपने आप को कैसे रखा हुआ है। ये बताइएगा कि फ़िश सप्लीमेंट्स जिस तरह से आजकल कॉमन हो चुके हैं, लोग बगैर तशख़ीस के ले लेते हैं, बगैर टेस्ट के ले लेते हैं, तो कैसा होना चाहिए? अच्छा, फ़िश सप्लीमेंट्स ना आजकल ये कि सप्लीमेंट ख़ास तौर पे मैं ये कहती हूँ कि ये प्लीज़ अपने कंसल्टेंट्स या डाइटिशियंस के मशवरे के बगैर ना लें, क्योंकि इन सब के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नेचुरली होते हैं, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन होता है। फ़िश ऑयल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स में जो भी इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है। फिर आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में, इवन प्रेगनेंसी वगैरह में बहुत हेल्पफुल है, फीटल डेवलपमेंट में। उसके अलावा ओल्ड एज में इसके बहुत फ़ायदे हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए, कार्डिक हेल्थ के लिए। बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और वो ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन ज़्यादा है। अगर आप कोई ब्लड थिनर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसको इतना ज़्यादा ना लें या उसमें फिर गैप दें, या इसके अलावा अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं या जो कैंसर पेशेंट्स हैं, प्लैटिनम एजेंट्स होते हैं जो कीमोथेरेपी में यूज़ हो रहा होता है, तो उसके साथ इसके इंटरेक्शंस होते हैं। ऑर्लीस्टैट जो वेट लॉस के लिए आप पिल यूज़ कर रहे होते हैं, उसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसको कभी भी किसी कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी है तो ख़ुद से इसको एडजस्ट मत करें। फिर इसकी डोज भी होती है, उसके अकॉर्डिंग 3 mg रिकमेंडेड है अगर आप डाइटरी सोर्सेज से भी ले रहे हैं और वैसे भी ले रहे हैं, बट 6 mg से ज़्यादा, ये 12 वीक से ज़्यादा। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करिए तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके? अच्छा, अगर तो आप वारफिन या कोई ब्लड थिनर्स या एंटी कोएगुलेंट कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें फिर चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप कर सकता है, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लीडिंग ना हो, इसकी जो मेडिसिन हैं अगर उसके साथ आप इसका इंटेक करेंगे तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ सकता है। ठीक, ओमेगा 3 के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ़िश ऑयल, तो अगर इसका मुतबादिल हम देखें तो ग़ज़ा में भी हो सकता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खा लेनी चाहिए बजाय इसके कि सप्लीमेंट्स लिए जाएँ? अच्छा, आप नाम से ही पता चल रहा है फ़िश ऑयल है, तो आप जितना फ़िश का इंटेक करेंगे, विंटर्स में ये रिकमेंडेड होता है ज़्यादातर। तो विंटर्स में तो आप वैसे ही पाकिस्तान में हर तरह की मछली अवेलेबल है, जितनी भी कोल्ड वाटर फ़िश है, ट्राउट हो गई है, सैल्मन हो गई है, टूना हो गई है, उस सब में नेचुरली है। फिर अगर मैं बात करूं जो वेजिटेरियंस हैं जो फ़िश नहीं ले सकते, वो सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा है कि सुशी वगैरह को भी सीवीड में प्रेजेंट किया जाता है, उस तरह आप चिकन वगैरह के साथ भी सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा फ़िश वगैरह लाइक नहीं करते। ठीक है, तो वो सुशी कैसे खाएंगे फिर? नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप सीवीड को किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन में किसी वेजिटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िश और सीवीड ये 2 सोर्सेज हैं जो इसके मेन सोर्सेज हैं। बाकी नट्स वगैरह में ओमेगा 3 है, बट उसकी रिफाइंड फॉर्म नहीं है। बेसिकली अगर हम सप्लीमेंट से लें तो उसमें एक तो मेटल्स वगैरह नेचुरली के चांसेस कम है जो फ़िश वगैरह में हो सकते हैं, बट ये है कि अगर आप फ़िश का इंटेक अच्छा रखें तो आपको एज सच सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोग अगर खुद से लेते हैं जिनको जोड़ों का दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर दिल की बीमारी है, तो फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि ये सपोर्टिव है सिर्फ या फिर इसका वाकई कोई मेन रोल होता है? नहीं, सपोर्टिव तो है ऑब्वियसली, और इसमें जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स या सिम्टम्स आ रहे होते हैं किसी भी डिज़ीज़ के, जिस तरह इन्फ्लेमेशन हो रही होती है बॉडी में या पेन, इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन और आर्थराइटिस में जॉइंट पेन, उस चीज़ में ये बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा आपकी ब्रेन की एक्टिवनेस, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बहुत अच्छा ये कैटर करता है, तो आप ले ज़रूर सकते हैं, बट ये कि रिकमेंडेड डोज लें और मेडिसिन के साथ जो इसका इस्तेमाल है वो थोड़ा सा कॉन्शियसली करें या किसी कंसल्टेंट से रिकमेंड करवा के उसके अकॉर्डिंग लें, खुद से ना लें। पाकिस्तान में तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो फ़िश ऑयल कौन से वाली ऐसी सप्लीमेंट्स हैं या फिर आप समझते हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ख़रीदते वक्त?
अच्छा, ख़रीदते वक्त एक तो आप किसी FDA अप्रूव या ड्रैप अप्रूव कंपनी यूज़ करें। दूसरा ये कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डोज़ है, मैंने वही बताया कि 3 to 5 mg। अगर तो आप डाइट में बिल्कुल भी फ़िश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप मैक्सिमम 6 mg तक ले सकते हैं। बट वही बात है कि एक तो अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखें, अपनी कोमोब्स को देखें साथ साथ, और दूसरी बात ये कि 12 वीक से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 12 हफ्तों से ज़्यादा फिश ऑयल का इस्तेमाल ना करें। और डेली ले सकते हैं आप, या दिन में एक बार, या कितनी बार ले सकते हैं? दिन में एक बार आप अगर 3 mg इस्तेमाल करें तो इट्स फाइन। आप कह रही हैं कि सर्दियों में रिकमेंडेड है, तो सर्दियों में अगर कोई ये नहीं लेना चाहता तो इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल डाइटरी सोर्सेज से? अच्छा, डाइटरी सोर्सेज से अगर आप ये नहीं भी ले रहे ना, तो आप सिंपल फ़िश का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। उसके अलावा जो आपके सिट्रस फ्रूट्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अगर इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के ले रहे हैं तो एज सच आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आपने अपने आप को कैसे इतना फिट रखा हुआ है, तो आप ये बताइए कि सर्दियों में तो लोग खाना बहुत खाते हैं, स्पेशली फ्राइड आइटम्स, तो कैसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अच्छा, कंट्रोल का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सर्दियों में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा दें। ऑब्वियसली अगर आप नट्स वगैरह का इंटेक भी कर रहे हैं, हेल्दी फ़ैट है लेकिन फ़ैट तो जा रहा है ना बॉडी में, फिर फ्राइड आइटम्स की भी नेचुरली क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है विंटर्स में। तो सिंपल यही कहूँगी कि अपनी थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें, या हफ्ते में एक आध दिन फास्टिंग कर लें, ताकि वो आपकी जितनी भी एक्सेसिव कैलोरीज़ हैं वो मेंटेन हो जाए। ठीक बात, शुक्रिया। इमन फातिमा माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद थी और हमने आपको बताया कि आप किस तरह से फ़िश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इंसान को फितरत से जोड़ने की एक काविश है। कराची कोरंगी क्रीक के करीब अपनी नौयत का पहला पार्क शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। मैंग्रोव्स के दरख्तों और समंदर पर तैरते इस पार्क को माहौलियाती एतबार से एक ख़ास हैसियत हासिल है। इस पार्क की सैर करवा रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदा मुज़म्मिल फ़ैरोज़ी। आप देखिए इस हवाले से क्या बताते हैं मुज़म्मिल आपको, और मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वेरी गुड मॉर्निंग सैरिश। हम गाहे बगाए आपको रिपोर्ट करते रहते हैं कि कराची दिन ब दिन कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। यहाँ पर तफरीह के मकामात बहुत कम हैं, और ऐसे तफरीह के मकामात तो हैं ही नहीं जो माहौल दोस्त भी हों। हाल ही में हमने एक जगह ऐसी देखी कि जहाँ पर जो है वो फ्लोटिंग पार्क है, मतलब जो हम चीज़ें मालदीव में या दूसरे ममालिक में देखते थे कि जो तफरीह मकामात होते हैं जो माहौल दोस्त भी हों, जहाँ से फितरत को करीब से देखा जा सके, जहाँ पर मैंग्रोव को करीब से मुशाहिदा किया जा सके, इस तरह का एक फ्लोटिंग पार्क बनाया गया है कराची में। आज हम आपको इसका विजिट कराएंगे, आइए देखते हैं। अब हम आ चुके हैं पाकिस्तान के तारीखी पार्क के अंदर, और यहाँ का मंजर इंतहाई हसीन है। चारों तरफ जो है परिंदों की चहचहाट है, पुरसकून माहौल है। कुछ तालिब इल्म यहाँ पर घूम रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ समंदर के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मैंग्रोव्स को देख रहे हैं, परिंदों को देख रहे हैं। कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं। बताइएगा बेटा, यहाँ पर आके कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे आके हम तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और स्पेशली जो इन्वायरमेंट है ना, इट्स वेरी कूल, इतना पीसफुल है। कराची में बहुत शोर शराबा होता है, तो यहाँ पर आकर आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के मकामात और होने चाहिए? जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सुकून दे प्लेस है, तो इधर आके हम बैठ के अपनी स्टडी वगैरह भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम दूसरे पार्ट्स में जाते हैं कराची में, तो वहाँ पे बहुत शोर गुल होता है, बीच में होता है, ट्रैफिक का शोर होता है। यहाँ पर जो है आपको नेचर का पता चल रहा है, हम परिंदे देख रहे हैं, क्योंकि जब अभी साइबेरियन हवाएं चल रही तो साइबेरियन परिंदे भी सुबह के वक्त यहाँ पर आते हैं। क्या इससे नॉलेज में इजाफा होगा तालिब इल्मों की? बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज में तो इजाफा होगा, और जो नेचर से पब्लिक और जो स्पेशली यूथ जो है बहुत दूर जा चुकी है नेचर से, तो ये नेचर को फील करने के लिए बेस्ट प्लेस है। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त नौजवान जो यहाँ पर आए हुए हैं बड़े मुतमईन हैं कि कराची में भी ऐसी जगह है कि जहाँ पर वो आके एक पीसफुल इन्वायरमेंट में अपना वक्त गुजार सकते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो इस डिफरेंट और मुनफरिद पार्क के विजिट पर आए हुए, उनसे जानते हैं। बेटा फरमाइएगा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा पार्क है। यहाँ फर्स्ट विजिट था, बट यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, और ये हमारा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने का, और काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट में भी था, और
कराची में ऐसे और भी जगह होने चाहिए जो हम स्टूडेंट जो है विजिट कर सकें। पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, शहर के शोर शराबे से बेहतर है कि यहाँ पे आके मतलब एंजॉय किया जाए, थोड़ा सा सुकून की सांस ली जाए, बस यही है। मतलब पढ़ सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर सकते हैं बस। आज बिल्कुल आपने सुना सैरिश कि यहाँ पे जो आए हुए स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, एक पुरसकून माहौल में बातचीत कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं, उन्होंने इस पार्क बनाने का उनको ख्याल कैसे आया। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, वो क्या मकसद था, क्यों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो हमने आपको बताया। अब हमारे साथ मौजूद हैं शाह मुराद आलियानी, माहिर माहौलियात हैं, उनसे जानते हैं। सर ये फरमाइएगा क्या मकसद था इस पार्क को बनाने का, क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहला पार्क है? जी, ये पाकिस्तान का पहला मैनग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क है एंड हम लोग वेरी प्राउड कि ये हम कराची के लोगों के लिए, नॉट ओनली कराची बट पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ये हम लोगों ने एक फैसिलिटी डेवलप की है और माशाल्लाह काफ़ी हमारे पास इंटरेस्ट है इसमें और लोग हर तरह के हर जगह से आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास कल जुडिशरी से जजेस आए थे हमारे पास सारे, और वो भी पूरे 5 प्रोविंसेस के, गिलगित बाल्टिस्तान, केपी के सब लोग आए और उन्होंने भी बहुत इधर आके एंजॉय किया। उन्होंने उनकी अपनी फॉर सम इट वाज लर्निंग, क्योंकि ये मैंग्रोव इकोसिस्टम आपको पता है सिर्फ कोस्ट में ही होता है और पाकिस्तान में ये सिंध और बलूचिस्तान में ही पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऐसा जी फरमाइएगा कितने एकड़ पर मुहित है और कितनी जगह ले रहा है और क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है? हाँ, तो ये आपने देखा है कि क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल पार्क जैसा नहीं है, दिस फोकसेस ऑन नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द बायोडाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट विद इन दिस इकोसिस्टम। हाँ, तो इस हम लोगों का जो फुटप्रिंट है वो बहुत कम है, मिनिमल है। हम लोगों ने जैसे आप ये देख भी रहे हैं, हम सारा जो हमारा काम है वो पानी के ऊपर है। तो कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब हमारा वेस्ट वुड इस्तेमाल हुआ है। हाँ, हमने सस्टेनेबल मटेरियल्स जैसे बैम्बू है वो इस्तेमाल किया है और हमारा जो एरिया जो हम अब कंजर्व कर रहे हैं वो अबाउट 50 हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है और हम लोगों की उम्मीद है और हम लोग इसी तरह काम कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा और हमारे पास डोनर्स आएँ और हमारे पास फंडर्स आएँ कि हम इसको फर्दर एक्सटेंड करें 1 और किलोमीटर अंदर के। अभी हमारे पास 50 हेक्टेयर है, तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारे पास 120 हेक्टेयर जिसको हम लोग साफ़ कर रहे हैं, जिसकी हम लोग रखवाली कर रहे हैं एंड हम लोगों को उसकी एक्सेस दे रहे हैं कि लोग आएँ और अप्रिशिएट करें कि ये चीज़ है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस फॉरेस्ट के, और लर्न अबाउट नेचर एंड अबाउट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। देखिए हमारी बहुत एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है ऑन वेस्ट। हाँ, तो इसीलिए हम ज़्यादातर इनकरेज करते हैं लोगों को कि जब वो इधर आना चाहें तो उससे पहले हमारी वेबसाइट पे जाके बुकिंग करें और बी वहाँ जाके जो हमारे डूज़ एंड डोंट्स हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक डिस्करेज करते हैं। हम हमारा अपना एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है यहाँ, अगर आपने देखा होगा हम लोग सारा जितना भी ये जो कचरा सी से आता है और जो कुरंगी क्रीक से पीछे से आ रहा है हम उस चीज़ को भी साफ़ करते हैं। तो रोज़ाना हम लोग 50-60 kg प्लास्टिक बैग, शॉपर, बोतलें यहाँ से जमा करके उनको पैक करके फिर प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करते हैं। सर ये फरमाइएगा कि हम जो कराची के लोग हैं या पाकिस्तान भर के लोगों को आप दावत दे रहे हैं, तो वो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को कि ये पार्क का किस तरह से हम अच्छा ख्याल रख सकते हैं? जी, इट्स अ टाइप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखें हमारे जो पार्टनर्स हैं वो सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारा काफ़ी हमें सपोर्ट किया। जब मैंने उनको ये आइडिया प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा आइडिया है, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने उनके साथ हमारा एक MOU है जिसके तहत हम लोगों ने ये पूरा बनाया है। और इंशाल्लाह जब इस पार्क की एनहांसमेंट होगी और एक्सपेंशन होगी तो दे विल स्टिल बी पार्ट ऑफ आवर प्लान्स। आज बिल्कुल सारिश, आपने सुना कि ये ज़बरदस्त सा पार्क जो हमने आज आपको दिखाया है कि ये पार्क पाकिस्तान की नौइयत का वाहिद पार्क है जो फ्लोटिंग पार्क है और लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। जो यहाँ की मुंतज़मीन है उनका कहना यही है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी इंकरेजमेंट होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये कराची वालों के लिए ज़बरदस्त एक तफरी मकाम बन गया है। लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं, परिंदों की चहचहाहट है यहाँ पर। शाम के टाइम पर जो है पानी ऊपर आ जाता है, सुबह के वक्त भी पानी ऊपर होता है। मौसम होता है जब परिंदों का, तो परिंदे
भी यहाँ पर आते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त जगह है कराची वालों के लिए, इसको आए और इन्जॉय करें।